नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। जिस विधा के बारे में हम आज समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, वो है काल। काल काल का अर्थ होता है समय। बराबर है। आपको भली भांति पता है कि वाक्य में, जब हिंदी भाषा के वाक्य में रचना की जाती है, वाक्य की रचना की जाती है, तो शब्द का प्रारूप कैसे रहता है, पदों का प्रारूप कैसे रहता है, कि वहां पर सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद आता है कर्म, उसके बाद आता है क्रिया। जैसे क्रिया आती है तो इसी वजह से आपको तुरंत समझ में आता है कि क्रिया का क्या काम होता है। जैसे कर्ता जो होता है वाक्य में मुख्य होता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम ये कर्ता के रूप में प्रस्तुत होता है। कर्ता जो क्रिया कर रहा है, मतलब कर्ता जो कर रहा है, उसके होने या करने का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उससे क्या जाता है, क्रिया। उसे कहा जाता है क्रिया। मतलब कर्ता जो होता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता जो वाक्य में कार्य कर रहा है, उसका होने का या करने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया शब्द कहता है। उसे क्या कहा जाता है, क्रिया शब्द। मतलब कर्ता जो कार्य कर रहा है वो होने का या उसके करने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहता है। तो क्रिया का जो रूप होता है, ये क्रिया का जो रूप होता है, वो रूप जब हमें समय का बोध कराता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के रूप से जब हमें समय का पता चलता है, तब वो समय का पता चलाने वाला जो शब्द का रूप होगा उसे कहते हैं काल। उसे कहते हैं काल। मतलब संज्ञा या सर्वनाम कुछ काम कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम कुछ कार्य कर रहा है, कर्ता कुछ कार्य कर रहा है, वो कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे करने का या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो रूप होता है, ये शब्द का जो रूप होता है, ये जब हमें उस कार्य के होने का समय का बोध कराता है, मतलब कर्ता जो कार्य कर रहा है वो कार्य का समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम काल कहते हैं। क्रिया के रूप को हम काल कहते हैं, मतलब समय का बोध कराने वाले। कर्ता या कर्म, कर्ता यानी संज्ञा या सर्वनाम जो कार्य कर रहा है उसका होने का या करने का बोध कराने वाले, मतलब वो कार्य कर रहा है इसका बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया का रूप अगर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो कार्य कर रहा है लेकिन उसका समय क्या है, तो उस समय का बोध कराने वाले उस शब्द के रूप को हम काल कहेंगे। तो काल मतलब क्या, क्रिया का, क्रिया जब समय का बोध कराती है, बराबर है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध हमें होता है, उसके समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तब हम उसे काल कहते हैं। याद रखिए कि काल जो है, जैसे मैं उदाहरण बोलता हूं, अभी मैं यहाँ पर उदाहरण बोलूंगा कि आकाश कल मुंबई गया था। आकाश कल मुंबई गया था। आकाश कल मुंबई गया था। यहां पर है गया था। आकाश कल मुंबई गया था। वह आज आज वापिस आ रहा है। वापिस आ रहा है, मतलब इसमें है रहा है, आ रहा है। वह वो फिर से कल नागपुर जाएगा। वह कल फिर से नागपुर जाएगा, इसमें आएगा जाएगा। तो यहां पर रहा है, गया था और जाएगा, इस तीनों शब्दों से, ये क्रिया शब्द है, ये तीनों भी क्रिया शब्दों से आपको वो जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है उसके समय का बोध हो रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि ये जो कार्य है, ये जो समय है हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि ये जो क्रिया की जा रही है उसका समय अभी जारी है। और इससे समय का पता चलता है कि ये समय आने वाले समय में, मतलब इसके कभी भी, इसके बाद कभी भी होने वाला है। मतलब ये क्रिया अभी हुई नहीं है, जारी भी नहीं है, तो होने वाली है। तो जब क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि क्रिया हो चुकी है, यानी समय हो चुका है क्रिया का, इससे ये पता चलता है कि क्रिया का समय अभी जारी है, या इससे ये पता चलता है कि क्रिया का समय अभी जारी होने वाला है, भविष्य में उसका समय आने वाला है। तो ये तीनों रूपों को हम काल के माध्यम से ही जानते हैं, क्योंकि वो हमें समय का बोध करा रहे हैं। तीन प्रकार के समय का बोध किया जाता है: हो चुका है, जारी है, होने वाला है। हो चुका है, जारी है, होने वाला है। तीन रूपों के अनुसार ही हमारे हिंदी भाषा में काल के जो है तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है भूतकाल।
पहला जो हम भेद देखने वाले हैं भूतकाल। भूतकाल का क्या अर्थ होता है कि जब आपको ये एहसास होता है कि क्रिया की जा रही है, लेकिन उसकी जो क्रिया की गई है कर्ता के माध्यम से, संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से, उसका समय हो चुका है, मतलब वो क्रिया परिपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। जो पूर्ण रूप से खत्म हुई जो क्रिया रहती है, उसका जो समय बताने वाला रूप रहता है क्रिया का, उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल की क्रिया हो चुकी रहती है, बराबर है। इस वजह से ये उस समय का भूत कराने वाले जो शब्द का रूप होगा, क्रिया का रूप होगा, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, रमेश ने पत्र लिखा था। याद रखिए कि जो लिखा था, ये जो क्रिया है, इससे आपको ये बोध हो रहा है कि ये जो रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश नाम का लड़का है, उसने पत्र लिखा था। मतलब ये क्रिया जो हो चुकी है, इसका समय पहले ही खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पर इसके कार्य का बोध कराया जा रहा है समय के माध्यम से, लेकिन यह समय पूरी रूप से खत्म हो चुका है, पहले ही हो चुका है। तब ऐसे समय का बोध कराने वाले उस क्रिया के रूप को हम काल कहेंगे। लेकिन कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। भूतकाल मतलब ऐसा काल जो आपको ये बताता है कि ये क्रिया पहले से ही खत्म हो चुकी है, बराबर है। अब ये जो भूतकाल है, ये भूतकाल का पहला उपभेद है। भूतकाल का पहला उपभेद यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, ये सामान्य भूतकाल से आपको ये पता चलता है कि क्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन जब ये क्रिया कब खत्म हुई है, इसके निश्चित समय का हम बोध नहीं होता है। मतलब ये क्रिया पहले से खत्म हो चुकी है, लेकिन निश्चित रूप से हमें ये नहीं पता चलता कि वो कब खत्म हो चुकी है। तब ऐसे उस क्रिया का रूप जब हमें ये बताने का प्रयास करता है, तब उसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल। जैसे कि आकाश ने आम खाए थे। आकाश ने आम खाए। ये खाए जो क्रिया है, मतलब हमें ये पता चलता है कि आकाश ने आम खाए, मतलब ये आम खा चुका है, ऐसा उसका अर्थ है। क्रिया हो चुकी है, समय हो चुका है। लेकिन ये आम जो खाए उन्होंने, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने देर पहले खाए। 1 दिन पहले खाए, 1 घंटे पहले खाए, 5 मिनट पहले खाए, या 2-4 दिन पहले खाए। मतलब ये किसी प्रकार भी हमें निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये समय खत्म हो चुका है, लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। याद रखिए, भूतकाल में रहा था, रही थी, जा रहा था, जा रही थी, खाया, पिया, ये सभी भूतकाल के ही क्रिया रूप हम यहाँ पर जानने वाले हैं या समझ रहे हैं कि ये हमेशा क्रिया के जो रूप है, ये भूतकाल में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो उसका भेद हम देखने वाले हैं सामान्य भूतकाल के आगे, उसके बाद है हम आसन्न भूतकाल देखने वाले हैं। जब आपको ये पता चलता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा भूतकाल देख रहे हैं हम? आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल का ही एक क्या है, वो उपभेद है, आसन्न भूतकाल। जब आपको ये पता चलता है कि क्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो क्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी ही खत्म हो चुकी है, कुछ ही क्षणों पहले खत्म हो चुकी है। मतलब ये भले ही भूतकाल में क्रिया शुरू होती है, लेकिन वो खत्म कहाँ पर होती है? वर्तमान कालीन क्रिया के नजदीक आकर। मतलब वहां पर जो क्रिया प्रयोग की जाती है, वो वर्तमान काल की प्रयोग की जाती है। क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि ये कार्य भूतकाल में शुरू हुआ रहता है, लेकिन वो नजदीक, मतलब वर्तमान काल के नजदीक आकर खत्म होता है। मतलब जब क्रिया जो है, कर्ता और संज्ञा और सर्वनाम जब कार्य करता है, वो कार्य खत्म कर देता है, लेकिन वो अभी खत्म कर देता है। जब वो बोल रहा है, उसके कुछ क्षणों पहले ही वो कार्य खत्म होता है, तब उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं कि मैं अभी बाजार से आई हूं। मैं अभी बाजार से आया हूं, आई हूं, जो भी है आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं अभी बाजार से आया हूं, मैं अभी बाजार से आया हूं। देखिए, इस तरह से, इस वाक्य से आपको ये बोध होता है
कि यहाँ पर क्रिया हुई, पता चलता है कि यहाँ पर क्रिया जो है शुरू हो चुकी है, खत्म भी हो चुकी है, लेकिन ये क्रिया अभी अभी खत्म हुई, क्योंकि वो बाजार से आई, लेकिन कभी आई है, अभी अभी आई है। तो जब ऐसा बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है कि क्रिया खत्म हो चुकी है, समय खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी अभी क्रिया कुछ समय पहले खत्म हुई, तब हम उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। उसके बाद अगर हम देखेंगे अगला, वो है पूर्ण भूतकाल। अगला भेद है भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जब आपको ये पता चलता है कि क्रिया का समय खत्म हो चुका है, लेकिन वो कई दिनों पहले या कई समय पहले या कई पहले जो है वो खत्म हो चुका है, तब ऐसा बोध कराने वाला क्रिया का जो रूप होगा कि समय कई समय पहले खत्म हो चुका है या कई दिनों पहले खत्म हो चुका है, तब उस क्रिया के रूप को हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था। देखिए हुआ था, इस क्रिया के रूप से आपको ये पता चलता है कि ये जो क्रिया यहाँ पर हुई है, ये क्रिया कई पहले समय पहले हो चुकी, कई पहले समय हो चुकी है। और ऐसा जो क्रिया का रूप होगा कि आपको बताता है कि वो क्रिया नजदीकी समय में नहीं तो कई पहले ही खत्म हो चुकी है, तब ऐसा बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम काल कहेंगे, भूतकाल कहेंगे, लेकिन उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। ये पूर्ण रूप से खत्म हुआ रहता है। अब उसके बाद जो है हम अगला जो भेद देखने वाले हैं भूतकाल का, वो है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में जो है ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन समाप्त होने के बाद भी ये पता न चले कि कार्य पूर्ण हुआ था या अपूर्ण था। मतलब यहां पर क्रिया के रूप से आपको ये पता चलता है कि कार्य खत्म हो चुका है, मतलब शुरू हुआ था, खत्म हो चुका है, लेकिन वो कार्य जो खत्म हो चुका है वो पता नहीं चल रहा है निश्चित रूप से कि वो कब खत्म हुआ था या नहीं भी हुआ था। ये जब बोध कराया जा रहा है तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में पक्षी उड़ रहे थे, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे। देखिए इससे पता चलता है कि यह क्रिया का आरंभ जो है कुछ समय पहले या बहुत पहले समय जो है ये शुरुआत हुई थी, मतलब ये कार्य आरंभ हुआ था, उड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन ये उड़ रहे थे, मतलब उस समय वो उड़ रहे थे, लेकिन अभी आप ये निश्चित रूप से ये बता नहीं पा रहे कि वो अभी भी उड़ रहे हैं या नहीं, अभी भी उड़ रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि वो अभी भी उड़ रहे हैं, हो सकता है कि अभी वो उनका उड़ना बंद हुआ होगा। तो क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि क्रिया पिछले समय मतलब पहले ही समय में हो चुकी है, लेकिन वो अभी खत्म हुई है या नहीं, इसका निश्चित बोध नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं वहां पर अपूर्ण भूतकाल। अगला जो भेद हम देख रहे हैं वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध मतलब क्या होता है? संदिग्ध मतलब संदेह, शक। आपको ये पता चल रहा है कि ये जो क्रिया का रूप है ये पहले समय का बोध करा रहा है, जो समय खत्म हो चुका है, जो समय जा चुका है उसका बोध करा रहा है, लेकिन उस समय ये क्रिया हुई है या नहीं, इसमें हमारे मन में जब संदेह हो, जब कोई शक हो या निश्चित रूप से हमें पता न चलता हो, तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं पिताजी गांव गए होंगे, पिताजी गांव गए होंगे। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण से आपको पता चलता है कि पिताजी गांव गए होंगे, इससे आपको ये पता चलता है कि पिताजी गांव जा रहे थे या जाने वाले थे। ये क्रिया भूतकाल में ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन वहां पर निश्चित भाव नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर संदिग्ध की भावना है, संदेह है, शक है। हो सकता है पिताजी गांव गए होंगे या हो सकता है पिताजी गांव नहीं गए होंगे। तो जिस जगह पर ऐसे होता है कि निश्चित रूप से आप बता नहीं पाते कि वो क्रिया खत्म हो चुकी है या नहीं, आपके मन में जब संदेह रहता है, शक रहता है, तब उस क्रिया का रूप जो होता है वो संदिग्ध भूतकाल के रूप में आता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो अंतिम भेद है भूतकाल का, वो है हेतु मद भूतकाल। ये जो भूतकाल है इसमें क्या होता है, हेतु मतलब उद्देश्य, कारण। हेतु का क्या होता है? उद्देश्य, कारण। इसमें क्या होता है कि दो क्रिया होती है, जो दो क्रियाएं होती है उसमें जो पहली क्रिया होती है
वो दूसरी क्रिया का कारण होती है, मतलब दूसरी क्रिया का वो उद्देश्य। तो जब आपको ये पता चलता है जब दो क्रिया होती है वाक्य में और ये जो पहली क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर आती है या उसका उद्देश्य होती है या उसका हेतु होती है, तब उसे कहा जाता है हेतु हेतुमद भूतकाल। उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं, उदाहरण के रूप में यदि वो मेहनत करता, यदि वह मेहनत करता, मेहनत करता, यदि वो मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता, करता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें करता और जाता ये दो क्रिया है, लेकिन यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये जो जाता क्रिया है ये क्रिया का कारण क्या है, कर्ता क्रिया है। मतलब ये दूसरी क्रिया का कारण पहली क्रिया है। कैसे? उत्तीर्ण हो जाता, वो उत्तीर्ण हो जाता, वो सफल हो जाता, वो परीक्षा फल में अच्छे अंक लेकर पास हो जाता, लेकिन कब? जब वो मेहनत करता था। मतलब मेहनत करता ये इसके उत्तीर्ण होने का कारण था। अभी जो उत्तीर्ण नहीं हुआ वो फेल हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसने मेहनत नहीं की। तो जिस जगह पर ऐसे होता है कि दूसरी क्रिया जो है पहले क्रिया का कारण होती है, उद्देश्य होती है, हेतु होती है, और ये हमें वो बोध कराने का भूतकाल में प्रयोग करती है कि समय होने वाले समय में प्रयोग करती है, जो हुआ समय उसके बारे में बोध कराती है, तब उसे कहा जाता है हेतु हेतुमद काल, जो भूतकाल का मुख्य भेद है। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जो मुख्य भेद है, काल का जो दूसरा मुख्य भेद है वर्तमान काल, पहला भूतकाल और दूसरा लिखा हमने वर्तमान काल। वर्तमान काल, ध्यान रखिए कि जब आपको यह पता चलता है कि क्रिया अभी जारी है, क्रिया का समय जो है अभी जारी है, तब वो क्रिया का समय जब हमें ये बोध कराता है कि क्रिया अभी हो रही है, उसका समय अभी जारी है, ना खत्म हो चुका है ना भविष्य में होने वाला है, तो अभी जारी है, तो उसका बोध कराने वाले काल को हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस क्रिया से हमें पता चलता है कि ये क्रिया अभी जारी है, खत्म हुई नहीं, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग माध्यम से ये जो क्रिया है ये क्रिया अलग प्रकार की वर्तमान काल की क्रिया है। अब वर्तमान काल का जो पहला भेद हम देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि वो क्रिया अभी जारी है, तब उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब इस काल के माध्यम से हमें यह जान लेना है कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध किया जा रहा है, लेकिन यह बोध हो रहा है कि वो समय जारी है, जारी समय का बोध किया जा रहा है, लेकिन जारी जो समय हो अभी अभी शुरू हुआ है, अभी अभी आरंभ हुआ है। कब अभी अभी आरंभ हुआ है? जब व्यक्ति बोल रहा है उसके कुछ क्षणों पहले ही वो आरंभ हो चुका है, अभी अभी वो शुरुआत हुई है। ऐसे समय का बोध कराने वाले जो क्रिया का रूप होंगे उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि आप बोल सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं रमा गीत गाती है, रमा गीत गाती है, रमा गीत गाती है, गीत गाती है। अब इस उदाहरण से आपको क्या पता चल रहा है कि रमा ने गीत जो है वो अभी अभी गाना शुरू किया है और वो गा रही है, मतलब ये क्रिया, गाने की जो क्रिया है अभी अभी शुरू हुई है, कुछ क्षणों पहले ही शुरुआत हुई है, उसने गाने की क्रिया जो है शुरू की है और वो अभी भी जारी है। ऐसे क्रिया के रूप को हम कहेंगे वर्तमान काल, लेकिन कौन सा? सामान्य वर्तमान काल, जो हमें यह बताता है कि क्रिया के रूप से समय का बोध करा रहा है, लेकिन वो समय जो है अभी अभी शुरुआत हुआ है, अभी अभी उसका आरंभ हुआ है, तब उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो भेद होता है वर्तमान काल का वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, संदिग्ध का वो अर्थ होता है शक, संध्या। आपको ये पता चलता है कि ये वर्तमान समय में कार्य का आरंभ हो रहा है, लेकिन इसका बोध हमें हो नहीं रहा कि वो कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। जब आपके मन में यह संदेह होता है
तब उसे कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं कि छात्र जो है गृह कार्य करते होंगे। छात्र गृह कार्य करते होंगे जब आपको यह पता चलता है कि वर्तमान समय में, जारी समय में क्रिया हो रही है, लेकिन उसके बारे में आपको मन में संदेह है या शक है कि वो क्रिया हो रही भी है या नहीं हो रही है, तो उसके समय के बारे में जब आपके मन में संदेह होता है तब उसे कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण के रूप में विद्यार्थी गृह कार्य करते होंगे, मतलब करते होंगे, वो कर भी रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे। इस क्रिया से हमें ये बोध नहीं हो रहा कि वो कार्य हो रहा है या नहीं, मन में संदेह है, इस वजह से हम उसे कहेंगे वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद अगला जो भेद है वर्तमान काल का वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल जो होता है उसका अर्थ यह है कि यहाँ पर क्रिया आरंभ हो चुकी है, बराबर है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो वो क्रिया जारी है। जो क्रिया का रूप हमें ये बताता है, समय का बोध करा रहा है क्रिया का रूप हमें, लेकिन वो क्रिया का रूप जो हमें समय के माध्यम से बोध करा रहा है कि वो क्रिया अभी अभी जारी है, खत्म हुई नहीं है, तो वो समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। इस क्रिया के रूप से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्रिया खत्म नहीं हुई है तो जारी है। मतलब वो खाते समय की बात कर रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, मतलब खाने को वो बैठे हैं, वो क्रिया नहीं हुई है, मतलब वो क्रिया खत्म नहीं हुई है, तो वो क्रिया खत्म नहीं हुई है ये रूप हमें बता रहा है कि वो समय अभी जारी है। जब ये समय का रूप हमें बताता है कि क्रिया अभी जारी है, खत्म नहीं हुई, उस क्रिया के रूप को, समय बताने वाले रूप को हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अगला जो भेद हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल का अर्थ होता है कि जब कोई क्रिया का रूप हमें ये बताता है कि वो क्रिया होने वाली है लेकिन भविष्य में होने वाली, ना शुरू हो चुकी है ना खत्म होने हो चुकी है, तो वो भविष्य में होने वाली है, उससे कहा जाएगा हाँ भविष्यत काल। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं मैं गांव जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा। ये जाऊंगा, ये जो क्रिया का रूप है हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये समय खत्म नहीं हुआ है, यह समय शुरू भी नहीं हुआ है, तो भविष्य में शुरू होने वाला है, तब ऐसे रूप को हम कहेंगे भविष्यत काल, उसे हम कहेंगे भविष्यत काल। और ये भविष्यत काल का उदाहरण जो है हम यहाँ पर देखने का, उदाहरण तो देखा हमने, लेकिन उसके बाद हम भेद देखने का प्रयास करते हैं। क्रिया के जिस रूप से, मतलब ये भविष्यत काल का उदाहरण देख रहे हैं हम, उसका पहला है सामान्य भविष्यत काल। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, मतलब क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चल रहा है कि वो भविष्य में क्रिया होने वाली है, भविष्य के समय का बोध कराया जा रहा है, लेकिन ये बोध कराते समय वो आपको पता चल रहा है कि भविष्य में क्रिया हो रही है, तब उसे, उस क्रिया के रूप को, उस समय को हम कहेंगे सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। उदाहरण के रूप में हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये जो लेंगे ये क्रिया का रूप है, ये हमें पता चल रहा है, इस रूप से हमें पता चल रहा है, इस रूप से हमें समय का पता चल रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने की क्रिया होने वाली है, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, तो भविष्य में होने वाली है, तब ऐसे उस रूप को हम कहेंगे सामान्य भविष्यत काल। उसके बाद है संदिग्ध भविष्यत काल। संदिग्ध जो भविष्यत काल होता है उसके अनुसार आपको ये समझ लेना है कि संदिग्ध मतलब क्रिया जो है वो होने वाली है, भविष्य में होने वाली है, लेकिन उसमें संदेह है, उसमें शक है कि वो होगी भी नहीं होगी, मतलब उसमें संभावना जो है बहुत कम है। हो सकता है कि वो भविष्य में क्रिया होने वाली है, भविष्य में कार्य होने वाला है, या हो सकता है वो भविष्य में कार्य न हो। तो ऐसे
उसका बोध कराने वाले, यानी जो संभाव्य बात होती है जिसमें संदेह होता है, तब उस सब बात को दर्शाने वाले, उस समय को दर्शाने वाले क्रिया को रूप को हम संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं कि रमेश की पुस्तक शायद विद्यालय में मिल जाए, शायद विद्यालय में मिल जाए, विद्यालय में मिल जाए। ये मिल जाए, ये जो क्रिया का रूप है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है संभावना बताई जा रही है। वहां पर कहा जा रहा है कि रमेश की जो पुस्तक गुम हो चुकी है, हो सकता है कि वो विद्यालय में मिल जाए, शायद मिल जाए। संभावना ये भी है कि वो मिल जाएगी, संभावना ये भी है कि वो नहीं मिलेगी। तो जिस जगह पर समय का बोध का प्रयास किया जा रहा है बताने का, लेकिन वो समय भविष्य है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय के बारे में हम बता नहीं पा रहे, तो उसके बारे में हमें संभावना है, संदेह है, तब उसे कहा जाता है संदिग्ध भविष्यता काल। तो इस तरह से हमने अलग अलग माध्यम से भूतकाल के रूप देखने का प्रयास किया। मुख्य 3 भेद होता है। समय खत्म हो चुका है, ये बोध कराने वाले क्रिया के रूप को भूतकाल कहते हैं। समय जारी है, ये बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम वर्तमान काल कहते हैं। और समय जारी होने वाला यानी शुरू होने वाला भविष्य में, उस क्रिया के रूप को हम भविष्यकाल कहते हैं। धन्यवाद।